अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 7 अप्रैल एक और कहते हैं खून आशाम दिन साबित हुआ। दुनिया भर में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके बड़े बड़े नुकसानात हुए। और जिस तरह गुज़श्ता बुध और जुमे के दिन हुआ था, और बुनियादी उसकी वजह थी कि अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने महसूला दरामदी महसूलात लगाए बाकी 50 मुल्कों पे। और साथ ही फिर चीन ने भी उसका जवाब दिया, तो उसके नतीजे में बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। तो उसमें दो इश्यूज हैं। एक तो ये कि इनका असर अब चीन जैसे मुल्क पे क्या पड़ेगा, क्योंकि चीन को कहा जाता है कि ग्लोबल फैक्ट्री है, तो उस किस हद तक चीन मुतासिर होगा। और दूसरा हमारा इशू ये था कि अ, चीन में तमाम तर इदारे बुनियादी तौर पे उस कॉरपोरेट सरकारी कॉरपोरेशन हैं, लेकिन उसके बावजूद चीन की जो तरक्की है, इक्तसादी तरक्की, वो गैर मामूली है। तो इसके लिए हमने एक बार फिर जावेद साहब को दावत दी है। तो जावेद हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई, थैंक यू फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। जी इट्स बस। ऑलवेज अ प्लेजर। जी आपको हम तंग करते रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो जानना चाहते हैं। हर एक को तो जाहिर है मालूमात नहीं होती, हम भी आपसे सीखते हैं आपके पास बैठ के। तो ये बताइए कि जो कुछ ये तीन तीन वर्किंग डेज पे हुआ, यानी वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आज, तो इसका भी आलमी मईशत पे क्या असर पड़ेगा? इन एक सिंपल वर्ड है, बुरा। और बहुत बुरा। अगर आप दो वर्ड चाहें तो अच्छा। एसेंशियली ये जो ट्रम्प ने करा है ये टैरिफ्स। और पहले तो लोग कह रहे थे फोकस करेगा चाइना पर। वो तो उसके बारे में बात काफी दिन से चली थी, मगर इसने एक यूनिवर्सल टैरिफ करा है 10% हर मुल्क पर। तो अगर आप ट्रेड सरप्लस भी है अगर अमेरिका जिस मुल्क के साथ, उसको भी 10% लगा दिया है। हम्म। तो ये इट्स नॉट सिंपली। और जिन मुल्कों के साथ ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, उनके डेफिसिट लेके अब डिवाइड करा एक्सपोर्ट से, जो भी एक्सपोर्ट्स ना इम्पोर्ट्स उनसे आती थी, और उसके लिहाज से टैरिफ लगा दिया आधा, आधा उसका वैल्यू। हम्म। तो ये एक बहुत ही प्यूनिटिव टैरिफ है। इसके वजह से ग्लोबल ट्रेड पर इफेक्ट होगा। इस पर सबसे पहले तो ये रिटेलिएटरी, अगर सारे मुल्क लगाते हैं जिन पर जैसे चाइना ने 34% लगाया, जस्ट ऑन अ बेसिस के उन पर 34% टैक्स लगाया था। ऑलरेडी चाइना पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटीज लगी हुई थी। तो 34 + 20 54, तो उन्होंने तो बड़ा आई थिंक पेशेंस का मुजाहरा दिखाया है कि उनने बस 34% लगाया है। उनको तो 54% लगाना चाहिए था, मगर चले, उनने 34% लगाया। अब यूरोप की जो एक्चुअल इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो 1% है। वो एक्चुअली टैरिफ्स है उनकी जो अमेरिकन गुड्स पर 1% है। और काफी गुड्स पर तो है ही नहीं, मगर उस उन पर भी जाके लगा दिया 20%। अब वो यूरोप एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका के। इनफैक्ट अमेरिका के सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो यूरोपियन मार्केट में होता है। अब उन पर अगर लगाया है तो वो भी रिटेलिएट करेंगे। अगर वो रिटेलिएट करेंगे तो फिर एक और मुसीबत होगी कि ट्रेड और कम होगी। तो ये हम लोग ने ये देख लिया है 1930s में। ये जब रिसेशन डिप्रेशन शुरू हुआ था, उस वक्त स्मूथ हॉली एक एक्ट लगा था, और अमेरिका ने ये टैक्सेस लगाए थे, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए थे, प्रोटेक्टिव अपने इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। तो वो सब जो थे वो लगाएंगे और कोई और नहीं करेगा। और इसमें यही होता है कि वो एक एक्सप्रेशन है उर्दू में, इंग्लिश में सॉरी, बेगर दाई नेबर। तो एक करता है तो दूसरा उससे ज्यादा करता है। हम्म। और उस चक्कर में सारे मुल्क जब टैरिफ्स लगाए तो ट्रेड जो है बेसिकली ग्लोबल ट्रेड एकदम रुक गई। तो पूरा दुनिया जो है डिप्रेशन में चला गया। जी मैं वही तो देख इस रहा था कि सिंगापुर के वजीर आजम ने एक बड़ा मैसेज भेजा है। ट्विटर के जरिए उन्होंने पैगाम भेजा कि 2 अप्रैल से पहले तक की जो दुनिया थी वो अब वैसे नहीं होगी, आइंदा कभी भी नहीं होगी। और दुनिया जो है इक्तसादी झटकों के लिए तैयार रहे। और उन्होंने बड़ी मज़े की बात की कि छोटा सा मुल्क है जिसका आप आधा घंटे में, पौना घंटे में आप एक सिरे से दूसरे सिरे पे चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे अपनी इक्तसादी मालियाती कुव्वत इतनी है
कि हम पे जितने मर्जी टैरिफ लग जाए हम उसको संभाल लेंगे, अलबत्ता ये है कि दुनिया के लिए ये अच्छा नहीं है। अब ये बताएं कि जो चीन, बुनियादी तौर पे ये चीन और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू हुई, टारगेट चीन था, तो इसमें अब जीत किसकी होगी? अमेरिका की जीत होगी या चीन की जीत होगी? आई थिंक एक तो सबसे पहले मैं एक सेकंड के लिए सिंगापुर के बारे में बात। सिंगापुर की जो सक्सेस है वो बेसिकली एक फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट करके, उनकी टैरिफ जो है अभी अगर आप देखें 0.1% टू 0.2% उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज, यही हमारी जो एवरेज टैरिफ है ओवरऑल कोई 10% के करीब है, और बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर कोई 50-60% पहुंच जाती है। सिंगापुर की जो मेन सक्सेस है कि वो कंपटीशन छोड़ते हैं 0.1 टू 0.2%। तो ये तब भी उन उन पर लगा दिया 10% ट्रम्प साहब ने हम्म। टैरिफ। तो आई थिंक बड़ा अनफेयर है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़े सुलझे वो लोग हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह दैट देयर इज नथिंग टू बी ओवरली कंसर्न्ड अबाउट। वो तो ओवरली कंसर्न है डिस्पाइट द फैक्ट के इतनी पावरफुल इकोनॉमी है, और वो उन पर बस 10% लगा है। हम पर 29% लगा है, और हमारे जो माशियात के एक्सपर्ट्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबल हैं मिनिस्ट्री में, वो कह रहे हैं कि नॉट टू बी ओवरली कंसर्न। पता नहीं कहाँ से इन लोग नहीं, उसका कैसे जवाब, समझते हैं। उसका जवाब उन्होंने दिया कि हर रोज आजकल कुछ बड़े अखबार हैं, खुसूसी मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके फ्रंट पेज पे आधे आधे सफ़े के इश्तिहार छप रहे हैं कि हमने आपको बिजली के टैरिफ में, बिजली के नरखों में कमी कर दी है। यानी इनको चले शायद बात शायद। दूसरी तरफ चली जाएगी तो मैं उस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा, मगर उस पर भी बात कर सकते हैं। हाँ, मगर आपने पूछा कि चाइना और अमेरिका में ये जो जंग चल इसकी रही है जीत, इफेक्टिवली, हाँ, इसमें कौन ज्यादा एक मुतासर जंग है, होगा? एक ट्रेड वॉर है। अब देखिए चाइना जो है वो एक 1.4 बिलियन इनकी पॉपुलेशन है, और अब जो कोई 350 मिलियन जो सिटीज में है, दे आर एज एजुकेटेड एंड एज कॉम्पिटेंट एज एनी अमेरिकन इफ नॉट मोर। उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनकी रोबोटिक्स, उनकी एनर्जी कॉस्ट, दे आर वेरी वेरी competitive कंपेयर टू अमेरिका। तो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि समा वो बस दबा दे चाइना को, नहीं दबेगा। अब पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना का कोई 3.2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट होता है। उसमें 3.2 ट्रिलियन में कोई 400 एंड समथिंग बिलियन, 420 ऐसे कुछ बिलियन जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट पाँच सौ करता है। तो 529 बिलियन के करीब है जी। सॉरी हाँ, तो कोई 14% ना 13% उनका एक्सपोजर है अमेरिका को। ये बात नहीं जैसे 2000 ना 2010 में था कि जब कोई 25-30% जो है अमेरिका के एक्सपोजर है। वो ठीक है, अगर अमेरिका को नहीं बेचेंगे वो और कहीं काफी दुनिया में बेच सकते हैं। तो जरूर इफेक्ट होगा नेगेटिव, मगर इतना ज्यादा नहीं। मगर जो अमेरिका ने हरकत करी है वो पूरे दुनिया पर इन्हें वार हो गए लिटरली, आप समझ लें। उस ये इससे सारे अगर रिटेलिएटरी टैक्सेस लगाएंगे, और ऑलमोस्ट इनएविटेबल है कि यूरोपियन यूनियन टैक्स लगा उसके, इसलिए कि वहां ऑलरेडी बड़ी डिमांड है। तो हम्म। इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट होंगे। हम्म। और ये सबसे बड़ी बात है कि वहां ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं अमेरिका में। अगर आप 30-40% लगाते हैं सारों पर इंपोर्ट ड्यूटीज, तो ये होगा कि उनकी जो इन्फ्लेशन अभी अगर चल रही है 5.5, 4.5-5%, वो चली जाएगी 10%। हर चीज पर यानी इनकी हर चीज जो है तो महंगी हो जाएगी। इनकी जो तो उस आप अगर इन्फ्लेशन ऊपर चली जाएगी तो इंटरेस्ट रेट नहीं कम करेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि ये एक सेल्फ इंड्यूस रिसेशन ट्रम्प साहब ने लाया है। इसकी अच्छा। कोई कोई भी ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं है जो सीरियस है, जो एकेडमिक्स है, वेदर ऑन द लेफ्ट और द राइट, मतलब ये कहते हैं कि लेफ्ट और राइट में काफी डिफरेंस, कोई भी नहीं कह रहा है कि ये अच्छी चीज है और इससे कोई अमेरिका को फायदा होगा। देखिए अपने जिंदगी में भी देखते हैं हम लोग, अपने प्राइवेट लाइफ में अपने, कि आप जितने लोगों से मिलें, जितने लोगों से ट्रेड करें, जितने लोगों से आपके वास्ते हों, उतना आपको खुद बेहतर लाइफ होती है और फायदा होता है। आप जितना जितना आइसोलेट करेगा उतना नुकसान होगा। जी। तो अमेरिका समझिए एक ग्रैंड स्केल पर अपने को आइसोलेट कर रहा है।
इससे अपने नेबर्स, जो सबसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स जिसको कहते हैं, वो कनाडा था। कनाडा कभी सोच भी नहीं सकता था कि अमेरिका के कोई हॉस्टाइल बात करे। वहां का जो एक नया प्राइम मिनिस्टर माइक कार्नी, और बड़े सुलझे हुए वो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो दो दो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर रह चुके हैं, बैंक ऑफ कनाडा एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के। उन वो कह रहे हैं कि द रिलेशनशिप विल नो लॉन्गर बी द सेम, दिस विल नो लॉन्गर बी द सेम फ्रेंडली रिलेशनशिप। हम्म। आप अपनी एलाइज को बेसिकली हटा रहे हैं, आप अपने जो दुश्मन है उनको बल्कि स्पेस दे रहे हैं, इसलिए कि अगर आप समझते हैं कि चाइना दुश्मन है, और बेसिकली कोई इसमें अक्लमंदी की बात नहीं है कि आप किसी मुल्क को दुश्मन समझे। आप कोशिश करना चाहिए कि, मैं तो कहता हमको अपने सारे नेबर से दोस्ती करनी चाहिए। तो हम लोग तो ये जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो तो चाहते हैं कि ट्रेड बढ़े, ये आप उल्टा ट्रेड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई विल बी वेरी क्लियर, इसमें कोई फायदा नहीं है। अमेरिका का ट्रेड ओवरऑल कम होगा, मुल्क ओवरऑल दुनिया जो है उसका नुकसान होगा शॉर्ट टर्म में। मगर अगर ये कंटिन्यू करेगा तो बेसिकली दुनिया चलती रहेगी, वो इनको अलग कर देगी और दुनिया में ज्यादा ट्रेड बढ़ जाएगा। और हम्म। ये ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि दुनिया में जैसे चाइना और यूरोप में, वहां टैरिफ्स जीरो हो जाए, फ्री ट्रेड हो जाए, और अमेरिका जो है वो अलग हो जाए। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हैं ना, ये आपने हिंट करा कि पब्लिक सेक्टर होता था। चाइना में अब ज्यादातर जो ग्रोथ है और ज्यादातर इन्वेस्ट प्राइवेट सेक्टर में, और इसका इसलिए कि वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा कंपटीशन जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होता है। मैं और यही पूछना अगर चाह आप, रहा था, अगर आप मुझे थोड़ा सा ये सवाल पूछने दें कि तासुर आमतौर पे ये था कि बड़ी सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, यानी बीजिंग में सारे फैसले होते हैं चीन की मईशत के। लेकिन फिर देंग शाओपिंग जब आए 1988-89 में, तो उसके बाद से उन्होंने मईशत को खोलना शुरू किया। तो आप ये कह रहे हैं कि 1988-89 के बाद वहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ, उसमें हुकूमत का दखल अगर था भी, तो वो सारा परफॉर्मेंस ऑडिट की बुनियाद पे था, कि यानी सब हर शख्स की कारकर्दगी को जांचा जाएगा, उसके बाद उसको नौकरी दी जाएगी। अच्छा, इसको जरा सा समझने की जरूरत है। उनने एज सच पाकिस्तान की तरह ना, काफी और जो रशियन सोवियत कंट्रीज के तरह उनने प्राइवेटाइज नहीं करा। उनने नहीं ये करा कि जो उनकी जो स्टेट ओन गैस कंपनी थी ना, स्टेट ओन पेट्रोलियम कंपनी, उसको बेच दिया, वो उनने रखा। मगर उनने ये करा कि प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करना दिया। और फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड्स समथिंग लाइक 80% ऑफ जो इन्वेस्टमेंट आया है वो प्राइवेट सेक्टर में आया है, और हम्म। बहुत ज्यादा आया है। हम लोग तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैं तो चाइना में उस एक जमाने में रहता था और वहां काम भी करा, 2000 से 2008 तक। और उस जमाने में लिटरली कोई 5 to 6% ऑफ जीडीपी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे एक्सटर्नली, और उनकी अपनी सेविंग्स रेशियो कोई 45-50% है, तो इंटरनल से इन्वेस्टमेंट वो उठाई है। तो उसके वजह से उनने अपना प्राइवेट सेक्टर को ग्रो कर दिया। और दूसरी चीज है, वो प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोविंसेस होते हैं और सिटीज होते हैं वो इंकरेज करते हैं, थोड़े बहुत सपोर्ट भी करते हैं, मगर वो काफी सारी कंपनीज को होने देते हैं। और हम्म। इंटेंस कंपटीशन होती है, उससे ज्यादा कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट हो नहीं सकती है जो चाइना में है। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, टैरिफ जो लेवल है, जो इंपोर्ट ड्यूटीज बड़े कम है। वो फॉरेन कंपनीज को भी उनने अलाउ करा, फोर्ड, होंडा, टोयोटा, बाकी सारे एरियाज में। उनने ये जरूर कहा कि आप जॉइंट वेंचर करें, मगर सारों को अलाउ कर। तो कंपटीशन जो था बड़ा सिवियर था, और टैरिफ्स बहुत ले, उसके वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती गई। कंपटीशन, इम्तियाज भाई आप तो जानते हैं, हर चीज में, हर शोबा में जहां जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना आप बेहतर होइएगा। जी। और ये बात हम लोग को भी समझना चाहिए। पता नहीं हम कब समझेंगे, लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि अभी 4-5 दिन पहले ही चीन के सदर शी जिनपिंग, कुछ बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ उनकी मुलाकात थी। बहुत सारे, कोई 40-50 कंपनियों के सीईओज और डिप्यूटीज वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया। यानी तमाम तर मुश्किल हालात के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग आए, हमारे दरवाजे खुले हैं,
चीन आपकी सरमाकारी के लिए महफूज तरीन जगह है। यानी चाइना इज बिल्कुल। द सेफेस्ट प्लेस फॉर योर इन्वेस्टमेंट। तो उधर ट्रम्प ने भी ये कोशिश की है, लेकिन जो उसने झटके दिए हैं उसके बाद तो मेरा ख्याल है अभी बहुत कम लोग उधर जाएंगे। लेकिन चीन जो है, लगता ये है कि ये तमाम शॉक्स जो है ये बर्दाश्त कर लेगा, और उसकी बिल्कुल। इकॉनमी हो सकता है अगर यूरोप भी और बाकी ममालिक भी दोबारा चीन की तरफ रुख कर लें, तो मेरा ख्याल है इसमें खालिस जो नुकसान है वो अमेरिका का है। तो चले आई वुड एग्री विद यू। जी, तो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, मज़ा आया गपशप का, फिर आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू।